Today we will discuss about composite material. So before going into detail, I will highlight what topic will be covered in composite material. Let us see. कंपोजिट मटेरियल में अंडर मेंशन टॉपिक कवर होंगे. पहली चीज़, व्हाट इज़ composite material. सेकंड, पर्पस ऑफ मेकिंग कंपोजिट मटेरियल. फिर कंपोजिट मटेरियल में ग्लास फाइबर, रीइंफोर्स प्लास्टिक, इसकी फिर दो टाइप्स हैं, ई ग्लास, एस ग्लास. फिर कार्बन फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, जिसको CFRP भी कहेंगे, और कंक्रीट, और लास्ट में बॉन्ड्स. तो इसको हम सबसे पहले व्हाट इज़ कंपोजिट मटेरियल वी विल डिस्कस वन बाय वन. व्हाट इज़ कंपोजिट मटेरियल? तो सबसे कंपोजिट की डेफिनेशन आप अगर डिक्शनरी डेफिनेशन देखें, डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि मेड ऑफ सेवरल पार्ट और एलिमेंट, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मटेरियल विद डिफरेंट फॉर्म या फेज टू गेट मटेरियल to meet our specified requirement. यानी दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को हमने इसलिए मिलाया है कि हम एक मतलूबा नतीजा उससे हासिल कर सकें. वन मटेरियल इज़ एम्बेडेड called reinforcement. The other material to which it is embedded is called matrix phase. यानी दो मटेरियल जब मिलाएंगे तो एक मटेरियल रीइंफोर्समेंट के लिए जो उसमें डाला जाएगा और जिसमें डाला जाए उसको कहेंगे मैट्रिक्स फेज. ठीक है जी. अब ये वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको दी, ये तकरीबन मैक्रो लेवल पे है. तो ये मैक्रो लेवल पे, इवन माइक्रो लेवल पे भी जैसे आपके अलाय बनते हैं, जिसमें जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने स्टील बनाया, उसमें तो कार्बन आपने डाली, तो ये स्टील अलाय आप यानी कार्बन में आपने डाली हुई है. तो अब ये देखें कि जब ये स्टील को गर्म करते हैं तो ऑस्टेनाइट स्टेट में जाके अगर इसको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी कूलिंग करें तो आप आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़ेंगे कि ये इसकी दो फेज़ बन जाती हैं. एक तो फेराइट होगा, दूसरा इसका सीमेंटाइट होगा, यानी दो फेज़ बन गई. ठीक है ना जी. अब ये भी दो चीज़ें होगी, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बनाई है, विद डिफरेंट फार्म टू गेट मटेरियल टू, यानी दो, यानी फार्म इसकी दो मुख्तलिफ फेज़ होगी. तो लिहाजा इसको भी हम माइक्रो लेवल पे इसको भी हम कंपोजिट मटेरियल कहेंगे, क्योंकि दो फेज़ आ गए इसमें. अब उसको हम वो डिटेल में नहीं आएंगे. हम इसी को, ये जो इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है जिसको कंपोजिट मटेरियल मैक्रो स्केल लेवल पे, वो डेफिनेशन इसी तरह ही है. ठीक है ना जी. तो इसमें जो रीइंफोर्समेंट मटेरियल होता है वो आमतौर पे स्ट्रांग और स्टिफ होता है. ठीक है ना. मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रांग होगा और स्टिफ होगा, जो एज ए रीइंफोर्स इस्तेमाल किया जाएगा. और जो मटेरियल एज ए मैट्रिक्स जिसमें डाला जाता है वो मटेरियल डक्टाइल होगा, टफ होगा, डक्टाइल होगा.
ठीक है ना जी। जब ये दोनों मटेरियल मिलेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मटेरियल मिलेगा उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ड होंगी, यानी दोनों की कम्बिनेशन के साथ जो मटेरियल मिलेगा उसकी इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी होगी। ये देख लेते हैं ये यानी पर्पस इसका क्या है। पर्पस यही है टू अचीव मटेरियल विद इन्हांस्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल कौन से थे? रीइंफोर्स के लिए जो डाला और फिर जो मैट्रिक्स जिसमें डाला गया, यानी उन से कंपेयर करें तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बेहतर है। These mechanical property may be strength, stiffness, toughness, ductility and even fatigue। यानी इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी जो आपका रिजल्टेंट मटेरियल बनेगा। क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी अचीव नहीं हो रही तो फिर तो मटेरियल बनाने का फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है ना जी। तो कंपोजिट मटेरियल यही होगा कि जो रिजल्टेंट मटेरियल बने वो हमारा मकसद पूरा करे, अदरवाइज़ तो उसको बनाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना जी। तो कंपोजिट मटेरियल में जो मटेरियल रिजल्टेंट बनेगा दोनों मटेरियल की कम्बिनेशन के साथ वो रिजल्टेंट मटेरियल उसकी प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन्हांस्ड होंगी, ठीक है ना जी। यानी उसमें स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बढ़ सकती है, स्टिफनेस टू वेट रेशो बढ़ जाएगी, फटीग बढ़ जाएगी, क्रोड प्रॉपर्टी बेहतर हो सकती है, टफनेस बेहतर हो सकती है, ठीक है ना जी। इस तरह की प्रॉपर्टी उसमें रिजल्टेंट मटेरियल में आ सकती हैं, ठीक है ना जी। तो इससे आगे चलते हैं जी। ग्लास फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, जिसको ग्लास फाइबर GFRP, ठीक है ना जी। इसमें सबसे पहले आता है ई ग्लास, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ई इलेक्ट्रिकल से निकला है, यानी ये चले इसके डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ग्लास, द रीइंफोर्स ग्लास हैज़ कंपोजिशन, जो ग्लास को एज ए रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना जी। यानी एज ए ये रीइंफोर्स है, इसका मतलब है ये टफ होगा और ब्रिटल होगा, ठीक है ना जी। क्योंकि ग्लास आपको पता है ये ब्रिटल होता है, ठीक है ना जी। तो ये एज ए रीइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे, यानी स्ट्रेंथ देने के लिए। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है ग्लास की? जो ई ग्लास है, ई ग्लास इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वगैरह में ये वायर की इंसुलेशन वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसलिए इसको ई ग्लास कहा गया। इसमें जो ग्लास की कंपोजिशन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 52 से 56% है, एलुमिनियम साइड जिसको एलुमिनियम कहते हैं, एलुमिनियम कहते हैं इसको, ये 12 से 16%, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड 16 से 25%, और फिर बोरान ऑक्साइड 8 से लेकर 10% तक, ठीक है ना जी। और जो इसके लिए जो ये तो मैंने बताया जो ग्लास यूज़ हो रहा है वो ग्लास एज ए रीइंफोर्समेंट। अब जिसमें डालेंगे वो पॉलीमेरिक मैट्रिक्स है जिसमें ये डाला जाएगा। अब वो पॉलीमेरिक मैट्रिक्स क्या होगी? पॉलीमेरिक मैट्रिक या तो पॉलीअमाइड जिसको नायलॉन कहते हैं, पॉलिएस्टर, और इसी तरह पॉलीप्रोपिलीन। ये अब हम पॉलीमर का पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ये पॉलीअमाइड,
पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन क्या है, अभी इसको यहाँ पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीमर का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में, नायलॉन ये कैसे बन रहा है, ये पॉलीमर कैसे बनेगा, ये पॉलिएस्टर कैसे बनेगा, पॉलीप्रोपिलीन ये कैसे बनता है, ये डिटेल हम उस पॉलीमर के चैप्टर में कवर करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे तो आप इसको ऐसे याद रखें कि ये एज ए रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल होगा, एज ए ग्लास, एज ए रीइंफोर्समेंट, ये वाला ग्लास विद दिस कंपोजिशन जिसको ई ग्लास कहते हैं, ये एज ए रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल होगा। तो एज ए मैट्रिक्स पॉलीमर यूज़ हो गए, ये हो गया, ये हो गया या ये हो गया, आमतौर पे तो वैसे यही यूज़ करते हैं, पॉलिएस्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब इसके यूजेस क्या हैं, एक तो मैंने बताया अभी आपको इलेक्ट्रिकल वाले, इसलिए इसको ई ग्लास कहा गया है। इसी तरह ऑटोमोबाइल, ट्रक, बोट्स और इसी तरह स्टोरेज टैंक वगैरह, इसके लिए ये ग्लास फाइबर रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, जिसको ई ग्लास भी कहते हैं। इससे आगे चलते हैं जी, फिर चलते हैं जी एस ग्लास। अच्छा, एस मतलब स्ट्रेंथ से निकला है, यानी इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है उस एज़ कम्पेयर टू ई ग्लास, ठीक है जी। इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव, हैविंग हाई स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू ई ग्लास। अ टिपिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लास, अब इसमें सिलिकॉन 65%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 25%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 10%। इसकी स्ट्रेंथ एस ग्लास की ये ई ग्लास से ज़्यादा होती है और थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी है। और उस जो पॉलीमर, ये तो एज ए मैट्रिक्स मैंने बताया था, पॉलीमर वही जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, यानी पॉलीएस्टर वगैरह और नायलॉन वगैरह, पॉलीप्रोपिलीन जो मैं अभी मैंने बताया, उसमें वो एज ए मैट्रिक्स यूज़ होंगे। उसमें ये वाला ग्लास विद दिस कंपोजिशन इट इज़ यूज्ड एज ए रीइंफोर्समेंट, ठीक है जी। और इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो है जी मिलिट्री और एरोस्पेस सेक्टर में ये वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है ना जी। अब ये तो मैंने इसका आपको लिखा कि इसका नाम आपने देखा कि मैंने बताया कि फाइबर ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। अब इतना बड़ा नाम तो नहीं लेते, आमतौर पे जो ट्रेड नेम लिया जाता है उसको तो कहते जी उसको कहते हैं, मैंने तो आपको कहा ना, उसको फाइबर ग्लास कहते हैं, उसको सिंपल फाइबर ग्लास, तो वो एक्चुअली यही चीज़ है, ठीक है। चलो जी, इससे आगे चलते हैं जी। ये कार्बन फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, CFRP, इसमें कार्बन यूज़ की जाती है, ठीक है जी। कार्बन फाइबर यूज़ किया जाता है, कार्बन यूज्ड इन दिस मटेरियल। इसको कहाँ से लेते हैं, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ये भी हम देखेंगे पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ठीक है जी। ये अभी चलो इसके डिटेल में नहीं आते, या हम पॉलीमर के उस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये वाला जो इसका फाइबर है, कार्बन फाइबर, ठीक है ना जी। तो ये फ्लैग की शेप में भी हो सकता है, थ्रेड की शेप में भी होगा, जैसे फाइबर में बताया। ये पॉलीएक्रोनाइट्राइल इसमें यूज़ होता है। तो चले आगे, कार्बन फाइबर प्रिपेयर्ड इज यूज्ड एज ए रीइंफोर्समेंट इन अपॉक्सी रेजन, ठीक, अपॉक्सी रेजन होगा, या पॉलीअमाइड या पॉलीफिनाइलीन सल्फाइड, ये सारे पॉलीमर हैं, इसमें ये कार्बन फाइबर यूज़ किया जाता है। अब ये कार्बन, ये मोस्टली मेजर यूज़ इसका एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर पूरी की बॉडी ये इसकी वजह ये है कि ये वाला काफ़ी लाइट वेट में होता है, ठीक है ना जी।
स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इसकी बहुत ज़्यादा है। तो और ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने ये जो फाइबर ग्लास यूज़ किया, अब फाइबर ग्लास तो फाइबर ग्लास आपने कार्बन ग्लास यूज़ किया, अब ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसकी मशीनिंग इसकी बड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है इसको बनाने के लिए। उस मशीनिंग में जो टूल वगैरह इस्तेमाल होंगे वो तो वेयर आउट बहुत ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी महंगी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है उसको इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। मगर अभी आपने देखा कि ये जो अभी आपके ये जो आपके आ रहे हैं रेम शेम, जिस तरह बाइसिकल का रेम हो गया, पहले स्टील के रेम थे, फिर एलुमिनियम अलाय के रेम आ गए, फिर उसके बाद अभी ये जो रेसिंग बाइक है उसमें ये इसका 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 रेम यूज़ कर रहे हैं कार, ये इसका लाइट वेट है, ठीक है ना जी। यानी आप अगर एक पेयर ले लें दोनों रेम का, उसका तो दोनों को मिला के उसका वजन 1 kg से भी कम होगा। तो लिहाजा अभी आप ये वाले रेम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका ये इसका यूज़ है, ठीक है जी। तो उसके बाद चलते हैं जी कंक्रीट पे। अब कंक्रीट ये भी कंक्रीट ये भी कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है ना जी। अब इसमें जो एज ए रीइंफोर्स इस्तेमाल होगी या एग्रीगेट, जिसको कहते एग्रीगेट, यानी इसमें क्या है, कंपोजिट मटेरियल यूज्ड इज़ कंपोज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट में क्या होगा, क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल, ये आपका जो बजरी वगैरह होती है या मोटे मोटे पत्थर ग्रेवल जिसको कहते हैं वो होती है, सैंड होता है, पोर्टलैंड एंड सीमेंट होता है, ठीक है ना जी। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट होता है, तो ये वाली चीज़ें एज ए ये एग्रीगेट में तो हम ये आपका ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ये क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल और ये सारी, ठीक है ना जी। तो इसमें जो सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल होगा, उसमें क्या होता है जी, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये आपकी पोर्टलैंड सीमेंट की कंपोजिशन है। ये एज ए मैट्रिक्स इस्तेमाल होगा सीमेंट, और ये इसका रीइंफोर्समेंट ये आपका ग्रेवल वगैरह और ये स्टोन और बजरी और पानी डाल के इसको कंक्रीट बना लेते हैं, ठीक है ना जी। तो अभी ये आप ये सिविल इंजीनियरिंग के लोग इसको थोड़ा सा बेहतर जानते हैं कि ये कंक्रीट, ये अभी तो हमने ये जो वाला आपने कंक्रीट के ब्लॉक वगैरह जैसे बना कंक्रीट के ब्लॉक वगैरह, ये ज़्यादा आपको पता है ये कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका ज़्यादा यूज़ है कंक्रीट वगैरह का। अब आपने ये देखा कि वैसे तो अगर खाली आप सीमेंट वगैरह को इस्तेमाल करें या इस तरह की चीज़ें, तो वो उतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। और जब ये आप ये चीज़ें डालते हैं, ये वाले स्टोन देखना ये हार्ड होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना जी। तो ब्रिटल होता है स्टोन वगैरह, तो इसकी वजह से जो कंक्रीट में जो कंक्रीट बनेगी, एक नया मटेरियल बन गया कंक्रीट, ठीक है ना। इसमें वो सारी उसकी खूबियाँ आ गई उसकी सारी प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और ये सारी चीज़ें बढ़ गई, ठीक है ना जी। तो अब अच्छा, ये वाला जो कंक्रीट बनेगी, ये कंप्रेसिव लोड के लिए तो बहुत सूटेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंप्रेसिव लोड के लिए ठीक है। मगर अगर आपने कहीं टेंसाइल लोड आ गया है, तो वो उसको ये फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ठीक है ना जी। तो उसके लिए फिर आप उसमें डालते हैं आयरन की रॉड वगैरह डालते हैं, एज ए फर्ज करें कि आयरन की रॉड, अगर आप वैसे देखें ना, आप
अगर ये देखें ना, कंक्रीट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें को पिलर शिलर बनाना है किसी बिल्डिंग में, तो कंक्रीट का सिंपल कंक्रीट जो मैंने अभी ये बताया या आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर इसमें आप रॉड वगैरह इस्तेमाल करें, वो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, वो बेहतर है। मगर ये नहीं कि ये आप वो नहीं चल सके, वो भी ठीक है, कंप्रेसर लोड के लिए ठीक है ये, ठीक है ना जी। तो ये वैसे तो आप देखें ना जी, आपने स्टील की रॉड वैसे इस्तेमाल करें तो वो उसमें बकलिंग होगी, वो तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो ये तो कंक्रीट, तो अब ये कंक्रीट, इस कंक्रीट एज ए मैट्रिक्स काम करेगी, और अभी जो राड आप उसमें डाल दिया वो एज ए रीइंफोर्समेंट काम कर रहा है, ठीक है ना जी। अब मैंने बताया कि खाली अब आप अच्छा, ये तो कंप्रेसर लोड के लिए ठीक है। अभी आपने देखा कि अगर सिंपल आप ये कंक्रीट का बना के आप फ़र्ज़ करें कि आप कोई दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर आपने कोई बीम सी डाली हुई है, ठीक है, उसके ऊपर तो फिर ईंटें लग जाती हैं, नीचे से तो दरवाज़ा खाली। तो अब अगर आपने ये कंक्रीट की, सिंपल कंक्रीट की चीज़ बना दी, ये अभी तो टेंसाइल लोड पड़ेगा, तो ये कंक्रीट वो तो गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो वहाँ जहाँ पे इस तरह का ऊपर सारी ऊपर से ये टेंसाइल लोड बढ़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसे करके आपकी बीम ऐसे बनी है, ऐसे ऐसे जो दरवाजे के ऊपर, अब ऊपर ईंटों का सारा वज़न है, ऐसे करके तो ये ऐसे टूट जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या, इसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए इसके अंदर फिर स्टील की रॉड वगैरह डालते हैं, ठीक है जी, ताकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है जी। तो ये तो आपको ये कंक्रीट का आ गया। उसके बाद चलते हैं जी, लास्ट में चलते हैं बोन्स। ये नेचुरल कंपोजिट मटेरियल है, बोन्स, ये नेचुरल कंपोजिट मटेरियल। अब इट इज़ नेचुरल कंपोजिट वेयर हाइड्रोक्सी एपेटाइट act as reinforcement in matrix of collision। अब ये इसमें जो बोन वगैरह, कॉमन बोन वगैरह में ये जो कॉलिजन में कहते हैं, ये कॉलिजन होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि एज ए मैट्रिक्स काम करता है। ये एक किस्म की फाइब्रस प्रोटीन है जो कि अरेंज होती है लंबे से स्टेन और बंडल वगैरह में। ये प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, लंबे लंबे इसके ऐसे करके स्टैंड होंगे या बंडल में, ये वो वाला ये एज ए मैट्रिक्स काम करेगी, ठीक है जी। इसमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डाला जाता है वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है। जो वो कैल्शियम और फास्फेट वगैरह वो इसमें डाला जाता है, डाला जाता है क्या, इसमें होता है। तो वो एज ए रीइंफोर्समेंट काम करता है। ये कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। आप कैल्शियम का नाम तो आपने आम सुना होगा, बोन वगैरह में कैल्शियम वगैरह होता है, ये वो। अब जो कैल्शियम और फास्फेट जो इसमें एज ए रीइंफोर्समेंट काम करता है, इस कोलेजन, इस प्रोटीन के बंडल में, प्रोटीन के स्टैंड में ये वाला फास्फोरस और कैल्शियम एज ए रीइंफोर्समेंट काम करेगा। और ये आफ्टर सम टाइम ये जो फास्फोरस और फास्फेट और कैल्शियम वगैरह जो है ना, ये मिच्योर होके इसको कहते हैं जी हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये बाद में यही जो आपने डाला, सॉरी, जो इसमें कैल्शियम और फास्फेट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मिच्योर होके ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट बन जाता है, ठीक है ना जी।
तो अब जो आपके ये जो मिनरल हैं यानी कैल्शियम फास्फेट, ये हार्डनेस और रिजिडिटी देते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देते हैं बोन को। और जो ये कोलेजन है, ठीक है ना जी, ये इलास्टिसिटी देता है, ठीक है ना। एंड दिस covers composite material. Next time inshallah we will discuss phase diagram. Thank you very much.